आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यचंद्र शर्मा जी। आप स्कॉलर हैं, शिक्षाविद हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अम्बेडकर कैसे अम्बेडकर बन रहे हैं? समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो आपस के अंतर मन कहें, अंतर्भेद कहें, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारक कहें, आज के संदर्भों में जो रखना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भारत को इस बात पर गर्व है कि आजादी के दौर में उसे ऐसे अनमोल रत्न मिले जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व को दिशा दी है। और ऐसे दो रत्नों में दो नाम भारत की ओर से विश्व में गिने जाते हैं, एक महात्मा गांधी का और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। ये दोनों नाम आज के दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का विकास किया, जिन परिस्थितियों ने उनको मोड़ दिया, उन परिस्थितियों से अदम्य साहस के साथ संघर्ष करते उन्होंने अपना रास्ता बनाया। बाबा साहब का जन्म होने से पहले जो परिस्थितियां थी जी, कि 1827 में महात्मा ज्योतिराव फूले उनका जन्म होता है। उसी समय 1856 में ब्रिटिश सरकार एक कानून बनाती है कि सरकारी सहायता से चलने वाले किसी भी स्कूल में किसी भी अछूत को, दलित को अगर निकाला जाता है तो उसकी जो सहायता है वो बंद कर दी जाएगी। ये 1856 में सरकार कर रही है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी भारत में, जिसको अंग्रेजों ने महसूस किया था। जी। उसी समय एक उनके और पथ प्रदर्शक जिन्होंने उनको महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र पुस्तक भेंट की थी, कृष्णा जी अर्जुन, उनको केलुस्का दादा भी कहते हैं। उनका भी जन्म 1860 में हो जाता है। और बाबा साहब के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, वो भी 63 में जन्म ले लेते हैं। बाबा साहब के जो बाबा थे, दादाजी, वो मालोजी सकपाल, रत्नागिरी जिला है, मंडनगढ़ तहसील में अम्बावड़े गांव है, वहाँ वो रहते थे। और उनको गाम देवी की जो यात्रा है उसको निकालने का समाज की तरफ से अधिकार प्राप्त था, और वो बहुत सम्मानीय बात थी। यानी कि सामाजिक तौर पर वो उनको पिछड़ा नहीं कहा जाता कि पूरा गांव उस समय एक होता था उनके लिए। जी जी। 1866 में फिर उनके पिताजी अम्बेडकर साहब के, रामजी अम्बेडकर तो नहीं कहेंगे, उनको सकपाल उनका जो है टाइटल था। मालोजी सकपाल के नाम से उनके दादाजी को जाना जाता था। तो उनके जो रामजी सकपाल जो अम्बेडकर साहब के पिता हैं, उनका जन्म 1866 में होता है। और जब वो सेना में भर्ती हुए तो जो लक्ष्मण मुरबाटकर उनके कमांड में थे वो, तो उनकी जो बेटी थी भीमाबाई, सुंदरी भीमाबाई, तो 1 साल बाद में उनके साथ में उनका विवाह हो गया, जो बाद में अम्बेडकर की माता बनी। तो सत्य शोधक समाज 1873 में जो महात्मा ज्योतिराव फूले स्थापित करते हैं। और इस संस्था का यही उद्देश्य है कि हजारों साल से जो उत्पीड़ित किए गए उनका उद्धार कैसे हो। फिर एक नाम और आता है बाबा साहब के जीवन में, वो कोल्हापुर के महाराजा साहब हैं, छत्रपति शाहू छत्रपति। उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि शिवाजी महाराज को जो छत्रपति का खिताब मिला था तो उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो जिसको तिलक करते थे उसी का होता था। इनको तिलक भी उस तरीके से नहीं किया गया था। बताते हैं कि अंगूठे से तिलक कर दिया था, पैर के अंगूठे से, और छत्र धारण करने का अधिकार दिया था, राजा नहीं बनाया गया था। तो वो सारी कंडीशंस उन पर लगी थी, वो भी विरोध कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मालोजी के एक और भाई थे जो संत हो गए थे। तो वो संत अपने घूमते फिरते रहते थे। तो रावलपिंडी कैंप में जब ये रामजी सकपाल थे, उस समय वो संत जो है, उनको फकीरा लोग कहते थे, वो उनके चाचा हुए। तो वो उनको मिलने के लिए आए थे। 1869 की बात है ये। और 1881 में सयाजीराव गायकवाड़ का तिलक हो गया था। और गायकवाड़ ने एक काम किया कि बड़ौदा में अछूतों के लिए एक स्कूल उन्होंने खुलवाया था कि अब जो है दलितों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। अगर सवर्ण उनके साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सेपरेट स्कूल भी खोला गया था। इस तरीके से एक और बाबा हैं, गोपाल बाबा वालंकर। उन्होंने भी जो अछूतोद्धार का संकल्प लिया था, और उन्होंने अनार्य दोष परिहार समाज की स्थापना की थी। और वो वही गांव है जहां अंबेडकर ने प्राइमरी कक्षा की शुरुआत। इस तरह से तो उनके चाचा जो फकीर थे, जो संत थे, एक बार वो घूमते हुए आए तो अम्बावड़े गांव में वो पहुंचे, और महू में इनकी पोस्टिंग थी। रामजी सकपाल की महू से अम्बावड़े आए हुए थे। उसी समय संयोग से वो संत चाचा आ गए। जब सुबह का समय हुआ
तो वो ध्यान में बैठे, तो ये दोनों पति पत्नी जब पास में आए तो उन्होंने कहा कि राम जी, क्या बहू गर्भ से है? तो वो भीमाबाई शर्मा गई सुन करके। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नक्षत्र उदित होते हुए देख रहा हूँ और होने वाली संतान अद्भुत होगी, विलक्षण होगी, दलितों का उद्धार करेगी, उसका विश्व में नाम होगा, भारत के महापुरुषों में वो गिना जाएगा और विश्व में नाम होगा। ये भविष्यवाणी संत चाचा ने अम्बेडकर साहब के जन्म से पहले की थी। तो जो अम्बेडकर आज जिनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके अम्बेडकर होने का जो इतिहास है, जो परिस्थितियां हैं, जो नक्षत्र की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी थी। और उसमें चाहे अपन सियाजी गायकवाड़ साहब की बात करें, तो वो जो परिस्थितियां बन रही हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी पर जो उनके जीवन पर प्रभाव रहा, वो ज्योतिबा फुले का दिखता है, उनके फकीर चाचा का दिखता है, और उनके जो सियाजी गायकवाड़ साहब की भी बात करें, क्योंकि जो समाज के निर्माण के उत्थान की बात कर रहा है, वो भी संतत्व को प्राप्त ही आत्मा है। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां हैं, उनसे वो कहीं प्रेरणा ले रहे हैं और एक स्थितियां बन चुकी हैं। बिल्कुल सही जी। तो वो उस समय का जो स्थिति और समाज है, वहाँ से एक अम्बेडकर निकल के आ रहे हैं। उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, तो जब महू में, जो इंदौर के निकट महू है, जिसको आज अम्बेडकर नगर कहा जाता है, इसको जिले का नाम दर्जा दे दिया गया है, तो वहाँ इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। तो उस समय नायक, ये जो इनके पिताजी हैं रामजी सकपाल और भीमाबाई, उनकी 14वीं संतान है। एट ए टाइम 5 जो इनके बच्चे वो जीवित रहे, बाकी वो सब मरते थे। तो 1892 में जो इनकी जाति थी, महार जाति, उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि अब ये लोग सेना में भर्ती नहीं किए जाएंगे। उसका संघर्ष भी रामजी सकपाल ने किया। फिर ये रिटायर हो जाते हैं रामजी सकपाल, और वापस उसी गांव में आते हैं जिसमें अछूतोधार का शंकर लेडवाल गोपाल बाबा पहले से मौजूद हैं। दापोली वो गांव है जी। और उसी की प्राइमरी पाठशाला में अम्बेडकर को भर्ती कराया। वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है, दापोली। अब दापोली इस प्राइमरी स्कूल में ये स्थिति है कि ये अपना बोरा लेके जाते हैं। 3 वर्ष का बालक है, बोरा लेके जाते हैं। उनके पानी पीने की मटकी अलग है, सब कुछ अलग है। कोई बच्चा उनसे बात नहीं करता, कोई बच्चा उनसे खेलता नहीं, और वो ऐसे ही सारा जो स्कूल का समय होता वहाँ पढ़ करके ऐसे लौट आते। अब ये अम्बेडकर के ऊपर जो इनडायरेक्ट उनके बाल मन पे जो प्रभाव पड़ रहा है दापोली में। जी जी। फिर उसके बाद में 17 में उनके पिता ट्रांसफर होके आ जाते हैं, PWD में उनको नौकरी मिलती है। तो 17 में वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। तो वहाँ भी वही परिस्थितियाँ होती हैं। इस दौरान एक घटना घटती कि जब गोरेगांव में जब उनको काम मिला था, तो गोरेगांव जब अम्बेडकर साहब, इनके बड़े भाई आनंद राव और भतीजे जा रहे थे अपने पिता मिलने के लिए, तो पंसारा स्टेशन से उतर करके, शाम हो गई थी, कोई लेने नहीं आया क्योंकि पिता को पता नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। तो जब ये उतर के चलने लगे वहाँ से, तो स्टेशन मास्टर ने गाड़ी में इनको बिठा दिया। गाड़ी वाला गाड़ी लेके चलने लगा। तो जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने बात बताया कि भाई तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो जब गाड़ी वाले को ये पता चला कि ये महार जाति के लोग हैं, तो उसने तुरंत उतार दिया। तुमने गाड़ी अपवित्र कर दी, हमारी गाड़ी, बैलगाड़ी अपवित्र हो गई, बताया नहीं। उस रात तीनों लोग जो है 12:30 बजे गोरेगांव पहुंचे। ये घटना उनके जीवन में। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बाल मन से, चाहे वो विद्यालय में जा रहे हैं, चाहे वो समाज की परिस्थितियों को झेल रहे हैं, चाहे जीवन यापन के जो आसपास का जो क्रम चल रहा है, जहाँ हर जगह उनको एक तरह से पीड़ा महसूस हो रही है समाज के व्यवहार से, तो ये जो चीज़ें उनके, चाहे बड़े होते गए, चाहे शिक्षा दीक्षा के समय, तो निश्चित तौर पे उनको प्रभावित किया। लेकिन आगे जब वो अपनी कर्म क्षेत्र में आते हैं, कर्म भूमि में आते हैं, तो उन लोगों के जो वंचित हैं, जो समाज द्वारा पीड़ित हैं, उनके उत्थान की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं उस समाज से भी वो विद्वेष नहीं पालते जिसने उनको प्रताड़ित किया, वंचित किया, महसूस किया। तो ये जो एक बड़ी बात है कि वो उस समाज के लिए तो हम काम करेंगे, लेकिन हमें किसी से द्वेष भी नहीं है, विद्वेष भी नहीं है। हम संघर्ष की राह अपने हक के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन किसी से बदला लेने की बात हमारे मन में नहीं आएगी। तो ये एक बड़ा संदेश जो अम्बेडकर जी के कर्म से और मन से जो जाता है, ये आज बड़ा प्रासंगिक हो जाता है। इसका जो श्रेय है वो उनके गुरु को है, रामचंद्र भागवत अम्बेडकर को।
जिन्होंने उनको अंबेडकर का टाइटल दिया था। जी। सतारा में ही जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय उनके साथ जो अपमान हो रहा था, एक तो नाई ने उनके साथ अपमान किया कि जब बाल कटाने गए तो पता चला ये महार जाति के हैं, तो उसने डांट फटकार लगाई। बारिश हो रही थी, स्कूल जा रहे थे तो एक दीवार के पास में खड़े हो गए तो उस मालकिन ने लाठी मारी, उनकी सारी किताबें कीचड़ में सन गई और वो सनी हुई किताबें लेकर के वहाँ पहुंचे। तो वहाँ कक्षा अध्यापक जो पेरेंट से था उसने पूछा, जब उसने पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सारी कहानी बताई। इसने समझा कि शायद बारिश में भीग गए, फिसल गया होगा। उसने कहा नहीं, मेरे साथ में ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। तो पेरेंट से भी कुछ कह नहीं पाए। एक बार वो कुएं से पानी भरने लगे, प्यास लगी थी तो उनकी पिटाई भी की गई, तूने मेरा रस्सी और बाल्टी क्यों छू लिया। ये वो भारत, इन परिस्थितियों से अम्बेडकर बन रहे हैं। अम्बेडकर का उदय जो है यहाँ से हो रहा है। मतलब समाज की वो परिस्थितियाँ वो बना रही हैं जो आगे चल कर के देश और समाज के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, और जिसकी आज भी हम न सिर्फ आप उसमें भाव विभूत हैं उसके काम से, तो बल्कि उन परिस्थितियों से भी प्रताड़ित होकर वो अच्छा करने की प्रेरणा तो पा रहे हैं। उसी समय में रामचंद्र भागवत वहाँ सतारा स्कूल में आए और उन्होंने अम्बेडकर को देखा तो उनको सहज आकर्षण हुआ। फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम अछूत हो और ये परिस्थितियाँ जो है, लेकिन इसका बदला क्रोध से नहीं लो, तुम कार्य से लो। तुम इतना पढ़ो कि सवर्ण तुम्हारा मुंह देखते रह जाए। और उन्होंने कहा कि अब तुम अपने नाम के आगे अम्बावड़े लिखते थे, सकपाल नहीं लिखते थे, ये भीमराव अम्बावड़े, रामजी जो अम्बावड़े गांव का नाम था जो। हाँ, तो उन्होंने कहा तुम अम्बावड़े मत लिखा करो, अम्बेडकर लिखा करो। तो इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी राजी हो गए। तो स्कूल में इनके सब रिकॉर्ड में अम्बेडकर नाम कर दिया गया और 7 नवंबर 1900 से वो भीमराव रामजी अम्बेडकर हो गए। तो ये जो प्रेरणा है वो ब्राह्मण थे, रामचंद्र भागवत अम्बेडकर, तो वो ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने अपना टाइटल इनको प्रदान किया। मतलब गुरु एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि बदलाव के लिए शस्त्र से ज्यादा शास्त्र की और शिक्षा की जरूरत है। क्रोध नहीं, प्रेम करिए, कर्म को प्रधानता दीजिए, तो वो ही आगे चल करके फिर अम्बेडकर जी के जीवन में आ रहा है और दिख रहा है उसमें। तो और जो परिस्थितियां रही होंगी समाज की और परिस्थितियों की, जो कोई ऐसा प्रसंग जो उनके, जैसे गायकवाड़ जी से जब वो जुड़ रहे हैं, आप बड़ौदा वाले महाराज की बात कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ ऐसा ही लगा होगा कि इस बालक में बड़ी असीम शक्ति है, आगे चल करके ये देश और समाज बहुत बड़ा काम करेंगे। उसका ये है कि जब ये पढ़ करके वहाँ से सतारा के बाद में मुंबई आ गए 1901 में, तो वहाँ मराठा स्कूल में भर्ती हो गए। फिर उसके बाद एल्फिंस्टन स्कूल में, वहाँ भी सब बच्चे जो है इनसे डिस्टेंस रखते थे। एक बार शिक्षक ने गणित का सवाल लिखा तो कहा कि भाई इसको कौन हल करेगा, कोई कक्षा में हाथ नहीं उठाया, लेकिन अम्बेडकर ने हाथ उठाया। तो ये हुआ कि भाई अब हल करके दिखाओ। जब ये हल करने के लिए वहाँ जाने लगे श्यामपट्ट के पास में, तो सारे बच्चों के टिफिन वहाँ रखे हुए, तो उन्होंने अपने पे टिफिन हटा लिए, खाना दूषित हो जाएगा। और फिर उन्होंने सवाल हल करके दिखाया तो बहुत प्रसन्न हुए। तो वहीं चरनी रोड पर एक बार ये बैठकर किताबों में अपने मशगूल थे, पढ़ रहे थे। हाई स्कूल इन्होंने 1907 में किया था, और जब ये हाई स्कूल इन्होंने किया तो पूरी महार जाति में एक हंगामा हो गया कि भाई कोई इनकी समाज से हाई स्कूल पास हो गया। एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया और वो महात्मा ज्योतिराव फूले का जो सत्य शोधक समाज है उसी ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और उसमें ये जो दादा केलुस्कर साहब हैं, कृष्णा जी अर्जुन, मराठी के साहित्यकार हैं, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और उन्होंने वो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उसी समय उनको दिया, भेंट दी है। आपने कहा कि बहुत बड़ा लंबा संघर्ष जीवन का भी, समाज का भी और समय की परिस्थितियों का भी वो झेल रहे। इसी समय आजादी का आंदोलन भी कहीं न कहीं अग्रसर है। तो फिर आजादी के आंदोलन से जुड़ना, उसमें सहभागिता निभाना, और उस समय के जो तात्कालिक महापुरुष हैं जो आज़ादी के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांधी हो चाहे वो नेहरू हो, तो उनसे भी जो जुड़ाव और उसकी कुछ घटनाएं आपको याद आ रही हो? हाँ, अभी इनका जो शैक्षणिक कार्य है वो सिर्फ एल्फिंस्टन कॉलेज जब पहुंच जाएंगे तो इनको खर्चे की बहुत बड़ी कमी पड़ती है। तो दादा केलुस्कर ने इनका परिचय सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा महाराजा से कराया। तो उस समय उन्होंने 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति प्रदान की थी जी। उसी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद में वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर वो बड़ौदा में महाराजा की सेवा में आ भी गए। तो उसी दौर में ये हुआ कि महाराजा साहब ने घोषणा की थी कि वो 4 दलित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेंगे जी।
तो उसमें अम्बेडकर साहब ने अपनी अर्जी दी और वो पास हो गए। तो इस तरीके से कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन के बाद, फेलोशिप। उसके बाद में आपको सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये एक महाराजा साहब के साथ में इनका पैक्ट हुआ और जी। ये कोलंबिया से उन्होंने एमएससी की। फिर वहाँ से वो लंदन भी गए और जर्मनी भी गए उसी फेलोशिप से। फिर उसका जब टर्न पूरा होगा तो महाराजा साहब ने उनको बुला लिया। फिर उनके यहाँ ये हुआ कि भाई इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन अर्थशास्त्र में इन्होंने किया था, तो कहा कि इनको वित्त मंत्री बनाया जाए। तो सारे सवर्ण उनका विरोध कर रहे कि नहीं, ये वित्त मंत्री नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ कि उनको सैनिक सचिव की पोस्ट पे रखा, लेकिन वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा। अंत में महाराजा साहब भी जो है तंग आ गए। फिर उन्होंने रिजाइन करके छोड़ दिया बड़ौदा और वो वापस जो है बम्बई में सिंडेनहम कॉलेज में लेक्चरर हो गए। तो वहाँ उनकी कोशिश थी कि भाई वो जो हमारे लंदन में पढ़ने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, फेलोशिप का टाइम पूरा हो गया था। उसको करने के लिए उन्होंने उस कॉलेज से और फिर साहू जी महाराज से भेंट होती है। फिर वो मूक नायक अखबार निकलता है, दलितों का पहला अखबार साहू जी महाराज की उससे उनके सहयोग से। तो उससे मूक नायक का जो टाइटल है वो अम्बेडकर साहब ने कि ऐसे लोग जिनको बोलने का अधिकार नहीं समाज। तो ये भारत है उस जमाने का जी। जो तस्वीर दे रहा है। और फिर वो सिंडेनहम कॉलेज से प्राचार्य होकर के पैसा इकट्ठा करके साहू जी महाराज से पैसा लेकर के फिर वो विदेश जाते हैं लंदन में। और वहाँ वो जो लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ से एमएससी और डीएससी बारटला की डिग्रियां जो है प्राप्त करने के लिए प्रवेश करते हैं। तो ये एक उच्च शिक्षा का उनका क्रम है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था वो फिर से भी जानना चाहूंगा कि जो आजादी के आंदोलन में फिर उनकी जो सहभागिता है, प्रतिभागिता है और लोगों से जो उनका एक दूसरे से जुड़ाव है वो कैसे सामने आता है? अभी उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद में जब वो आते हैं तो कोल्हापुर के मानगांव में एक सम्मेलन जो होता है, तो वहाँ से उनका सामाजिक जो तालमेल है, साहू जी महाराज का जो दुख है उन्होंने जो व्यक्त किया कि भाई ये एक नेता आए हैं महार जाति में, दलित जाति में, जो दलितों का उद्धार करेंगे और ये देश को बहुत आगे ले जाएंगे, इसकी घोषणा। तो यहाँ से उनका पॉलिटिकल जीवन 1920 से मान सकते हैं जी कि शुरू हुआ। फिर 1923 में एम के बोले ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो है दलितों को जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर वहाँ धर्मशाला है, कुएं, तालाब है, वहाँ पर ये दिया जाए उनको अधिकार। तो उस अधिकार के सिलसिले में भी वो समाज के संपर्क में आते हैं। फिर 1927 तक आते आते एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष का मोड़ आता है जिसको महाड़ सत्याग्रह कहते हैं। वहाँ शुरू हुआ सिर्फ एक तालाब पर कब्जे को लेकर के, क्योंकि उसका पानी पीने का अधिकार अछूतों को नहीं था। इसके पहले वो आ चुके हैं बॉम्बे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। तो उसमें मनुस्मृति का अग्निदाह होता है और उसमें जब साइमन कमीशन उसी दौर में आता है, साइमन कमीशन का सब जगह विरोध हुआ, लेकिन अम्बेडकर ने उसका सिर्फ इसलिए सम्मान किया क्योंकि उनको अपनी बात रखने का मौका मिला और उन्होंने साइमन कमीशन के सामने ये सारी बातें कही कि ये भारत में हो रहा है। बहिष्कृत भारत जो संस्था स्थापित हुई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हो चुकी थी। बहिष्कृत भारत भी जो एक प्रकाशक संस्था थी जो इन बातों को प्रकाशित करी थी, वो पक्ष उन्होंने साइमन कमीशन के सामने 1927 में रखा। जी, आगे के जो क्रम रहते हैं उसमें, क्योंकि गांधी जी भी उस समय आ चुके हैं, गांधी जी के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं और भी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम। जो अम्बेडकर साहब है अभी वो बहुत नीचे पायदान पे हैं, अभी उनका इमरजेंस नहीं हुआ है। लेकिन इस सत्याग्रह से, महाड़ सत्याग्रह से फिर एक नासिक सत्याग्रह होता है जहाँ जो कालाराम मंदिर है उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो एक नासिक सत्याग्रह होता है। वहाँ भी संघर्ष करके जब ये आप निकल के आते हैं तब उनको जानना शुरू होता है कि भाई अम्बेडकर भी कोई चीज है। 1930 तक आते आते इनका इतना वर्चस्व हो जाता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें इनको आमंत्रित किया जाता है। और ये 1930 के सम्मेलन में जब जाते हैं तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। वहाँ उन्होंने जो अपनी बात रखी दलितों की गोलमेज सम्मेलन में, उससे पूरा विश्व हिल गया। और बाबा साहब ने कहा कि जिस दलित वर्ग का मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवास शास्त्री, ये मद्रास से थे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण को, उनके हित को दृष्टि में रखकर विधान में जो परिवर्तन किए जाने चाहिए उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं, इस उद्देश्य से मैं उपस्थित हुआ। गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब उठा रहे हैं, मैं जनतंत्रवाद का पक्षपाती हूँ जो एकाधिकार को उसकी सभी शक्लों में समाप्त हुआ देखना चाहता हूँ। हमारा आदर्श है कि व्यवहार में सभी आदमी समान समझे जाएं,
राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार हमारे उस उद्देश्य तक पहुंचने का एक साधन। इस सम्मेलन से अम्बेडकर के लॉर्ड सिंडेमहन, ओडायर, ये सब इनके कायल हो गए, उनको राष्ट्रवादी नेता माना है। मतलब एक बड़े समाज की बड़ी पीड़ा को वो उस मंच पे रख रहे हैं। तो ये बाबा साहब का जो करिश्मा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अवतरण है, जिसकी भविष्यवाणी वो संत चाचा ने की थी। और गांधी जी उससे पहले उनसे मिल चुके हैं, सम्मेलन से पहले। तो उन्होंने बुलाया एक बार कि भाई अम्बेडकर को बुलाइए। तो अम्बेडकर साहब जब गए तो उनका, मेरे पास में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर मैं जानता हूं कि तुम देशभक्त हो। इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। और लेकिन जब वो सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है, कम्युनल अवार्ड जिसको कहा गया, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई, तो उस पर जो बड़ौदा जेल में उस समय थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो इमरजेंसी कमेटी ने अपील की कि देश के इतिहास में ऐसे नाजुक समय में हिंदुओं के साथ ही अपनी भलाई की बात सोचनी चाहिए। अम्बेडकर साहब से कहा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दो अप्रिय घटनाएं न हो जाएं, गांधी जी की मौत और स्वाभाविक हानिकारक प्रतिक्रिया। हंसा मेहता, मिसेस कैप्टन कमला नेहरू, इन्होंने भी अम्बेडकर से जाकर निवेदन किया कि बापू के प्राण बचाएं। तो इस तरह अंततः फिर अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने कहा कि जब तक गांधी जी ये बात स्वयं नहीं बताते कि पृथक निर्वाचन के स्थान पर वे दलितों को क्या देंगे, तब तक मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। इस तरीके से सम्मेलन के सदस्यों ने बिरला हाउस में आरक्षण की रूपरेखा बनाई और लास्ट में अंततः 25% की बात की थी बाबा साहब ने। महात्मा गांधी 5% तक तैयार थे। फिर बाद में राजा गोपालाचारी ने उसमें हस्तक्षेप करके 10% पे कहा। बाबू चूंकि बिल्कुल मरणासन हो चुके थे, फिर 10% उन्होंने ओके कर लिया। पर यहाँ से रिजर्वेशन शुरू होता और इसके बाद ब्रिटिश सरकार को दे देगी और ब्रिटिश सरकार ने उसे मान भी लिया। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है इतिहास में। सबसे महत्वपूर्ण ये घटना उनके जीवन में घटी। और इसमें जो संधि पत्र हुआ उसमें दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। जो गांधी जी के साथ अब यहाँ तक आ गए अम्बेडकर के चल के, एक विचारधारा के रूप में, एक विचार के रूप में, निश्चित तौर पर ये 30 के बाद तक आते आते काफ़ी कुछ बातें निकल के आ गई। उनका एक व्यक्तित्व भी बन के आ रहा है। आज के संदर्भों में अगर उनके विचारों की जानने की बात करूं तो आज के संदर्भों में तो विचार तो आज भी उनके वही प्रासंगिक है। फिर हम कैसे उसको, लड़ाई को आगे ले जाएंगे, उनसे हमें कहाँ रास्ता मिलता है इसमें? उसके लिए सबसे बड़ा तो ये है कि अगर हम देश में एकता, समरूपता, समृद्धि सब लाना चाहते हैं तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसकी बात उन्होंने की थी तो बहुत जल्दी होगा अभी इस बात को कहना। ये हिंदू कोड बिल की बात है जो 1951 में पास हुआ था। तो ये प्रश्न वहां जाकर के ठहरता है कि जब हिंदू कोड बिल में ये बात आई, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी की बात की थी, इसी बात पर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से। तो इस तरीके से जब ये उपेक्षा कैबिनेट मिशन ने की तो बाबा साहब का जो है एक दूसरा रूप सामने आता है और उन्होंने इसकी भर्त्सना की। और उसके बाद में जब ये आंदोलन चला, नागपुर में सत्याग्रह हुआ इसके खिलाफ, तब भी जो है जोगेंद्र मंडल उसी SC/ST फेडरेशन से लिए गए जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की। इस तरीके से भारत स्वतंत्र होता है 1947 में और डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति, उसकी घोषणा की जाती है। और उस संविधान निर्मात्री समिति में जो लोग हैं उसमें TT कृष्णाचारी का एक वक्तव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता है। प्रारूप समिति के 7 में से एक सदस्य का निधन हो गया था, किंतु उनके स्थान पर किसी का नामांकन नहीं किया। एक सदस्य प्रायः अमेरिका रहते थे, उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति नहीं की गई। एक सदस्य अपनी प्रादेशिक राजनीति में व्यस्त थे, अन्य सदस्य दिल्ली से बाहर के थे, इस कार्य में बहुत कम समय दे पाते थे। अंततः संविधान का प्रारूप बनाने का भार डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ा और मुझे इसमें कतई संशय नहीं है कि हमें उनका आभारी होना चाहिए। अब बाबा साहब ने संविधान का मसौदा फरवरी 1948 में तैयार कर लिया। इसी बीच में उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और जो पहली पत्नी है रमाबाई, उनका देहावसान पहले ही हो चुका है। तो वहाँ जहाँ अस्पताल में उनका डॉक्टर लक्ष्मी कबीर वो उनकी सेवा कर रही थी। फिर उनका वैसे जैसे कि एमिली से संपर्क हो गया सुभाष चंद्र बोस का, ऐसे लक्ष्मी कबीर से संपर्क हो गया। तो दूसरा विवाह जो है वो उसी पीरियड में हो गया था। तो अब बाबा साहब ने जो 1949 में जो संविधान बनने के बाद में जो अपना रहस्य जो उन्होंने या अपना जो आश्चर्य व्यक्त किया, वो कहा कि संविधान सभा में मैं क्यों आया, केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने, इससे अधिक मेरी और कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं। फिर 1956 में
ये बम्बई से उसके बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। फिर बौद्ध दीक्षा, वही जो दा केलुस्कर साहब ने जो किताब दी थी, जो प्रभाव था उनके ऊपर बौद्ध धर्म का, वो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। और वो महाथेरा चंद्रमणि ने 4 बौद्ध आचार्यों के साथ में उन्हें पाली भाषा में त्रिरत्न और पंचशील की ग्रहण कराई थी। फिर तबीयत उनकी खराब रहने लगी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उनको उपाधि भी दी। एक नया प्रकल्प उन्होंने शुरू किया, प्रबुद्ध भारत का, वो प्रकाशित हुआ। और बहुत प्रसिद्ध पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो 1956 में उसकी भी स्थापना हो गई। फिर ये शरीर चलते 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 अंत में वो दिन आया जो जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो अलीपुर रोड जो दिल्ली में, वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। फिर अगले दिन उसके यानी 7 दिसंबर को शिवाजी पार्क दादर में उनका दाह संस्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उस महापुरुष को एक श्रद्धांजलि के रूप में देश को एक ऐसी मार्ग पर ले जाएं जहाँ सबको समान अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने का, रोज का, सबके कल्याण की भावना है वो सब में होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को व्यक्त भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो है ब्राह्मणों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन वो दृष्टि, भेदभाव की जो दृष्टि, उसके विरुद्ध है। तो श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो शिक्षाविद हैं, स्कॉलर हैं, और इस तरह के जो बिंदु हैं उन पर अपना मत और अपना अभिमत रखते रहते हैं। यूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन प्रेरणा है, पूरा जो उनका कार्य है वो हमारे लिए एक रोशनी की तरह है। लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें तो जो उनकी दी हुई संविधान के रूप में हमें एक उपहार है देश को चलाने और बनाने का, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन दे रहा है। इस रूप में आज हम उनको नमन करते हैं और उनके किए हुए उस कार्य को जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उन्होंने किया, उस योगदान के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप आए डॉक्टर साहब और अपने विचार और अभिमत से हमारे श्रोताओं को आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।